नमस्कार, मैं हूं संदीप ग्रोवर और मनी9 के खास वीकली शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कंपनी नामा में हम आपको कॉर्पोरेट्स और स्टार्टअप से जुड़ी पूरे कारोबारी हफ्ते की बड़ी खबरों के साथ साथ विवादों वाली खबरों के बारे में भी बताते हैं। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी खबरों की। पहली खबर, आईडीबीआई बैंक को लेकर इस हफ्ते दो खबरें आई हैं। पहला ये कि केंद्र सरकार और एलआईसी से आईडीबीआई बैंक का हिस्सा खरीदने के लिए कई सारे लोगों ने रुचि दिखाई है, यानी ईओआईस जमा किए हैं। आपको याद होगा कि एपिसोड नंबर 51 में हमने आपको बताया था कि आईडीबीआई बैंक के लिए ईओआई जमा करने की डेडलाइन जनवरी 2023 की शुरुआत तक बढ़ा दी गई है। इन रुचि दिखाने वालों में एक कंसोर्टियम, 2 विदेशी बैंक और एक पी फर्म शामिल हैं। इनमें जेसी फ्लावर्स, कार्लाइल ग्रुप, कनाडा के फेयरफैक्स ग्रुप और जापान के बैंक सुमिटोमो मित्सुई के नाम सामने आए हैं। दूसरी खबर यह है कि डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम के सेक्रेटरी के मुताबिक सरकार सही कीमत मिलने पर बाकी बचा हिस्सा बेचकर इस बैंक से पूरी तरह से एग्जिट कर लेगी। दीपम सेक्रेटरी के मुताबिक हिस्सा बिक्री से जुड़ा सौदा सितंबर-अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है। 10 जनवरी को आईडीबीआई बैंक का शेयर 5% से ज्यादा गिरकर और एलआईसी का शेयर करीब आधा फीसदी चढ़कर बंद हुआ था। दूसरी खबर, देश के सबसे बड़े फिनटेक पेटीएम को नए एमडी एंड सीईओ की नियुक्ति के लिए आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। पेटीएम ने अगले 3 साल के लिए जाने माने बैंकर सुरिंदर चावला को एमडी एंड सीईओ के तौर पर चुना है। आपको बता दें कि पेटीएम से जुड़ने से पहले सुरिंदर चावला आरबीएल बैंक में हेड ब्रांच बैंकिंग के पद पर कार्यरत थे। हालांकि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहक जोड़ने से जुड़ी रोक को अभी भी बरकरार रखा है। पर 9 जनवरी को पेटीएम का शेयर 2.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। इसके अलावा दूसरी खबर में अलीबाबा ग्रुप ने पेटीएम में 12 जनवरी को ब्लॉक डील के जरिए 536 रुपये 95 पैसे प्रति शेयर के भाव पर 3.1% हिस्सा बेचकर 1031 करोड़ रुपए जुटाए हैं। इस ब्लॉक डील के बाद 12 जनवरी को पेटीएम का शेयर 6% से ज्यादा गिरकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, देश की सबसे बड़ी पेंट कंपनी एशियन पेंट्स वाटर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए 2000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस प्लांट की सालाना क्षमता 4 लाख किलो लीटर होगी। कंपनी की इस प्लांट को मध्य प्रदेश में स्थापित करने की योजना है। सभी मंजूरियां समय पर मिली तो ये प्लांट अगले 3 साल में बनकर पूरा होगा। इससे पहले अक्टूबर 2022 में कंपनी ने क्षमता विस्तार पर 6,750 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की थी, लेकिन 2,000 करोड़ रुपए का मौजूदा निवेश पहले की योजना से अतिरिक्त है। 9 जनवरी को एशियन पेंट्स का शेयर हल्की बढ़त के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर, ऑटो कॉम्पोनेंट बनाने वाली कंपनी सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन फोर्जिंग्स ने सर्बिया की कंपनी नोवेलिक का 54% यानी मेजॉरिटी हिस्सा खरीदने की घोषणा की है। यह हिस्सेदारी 4 करोड़ यूरो में खरीदी जाएगी। इस रकम का भुगतान अगले 2 साल में 3 चरणों में किया जाएगा। आपको बता दें कि नोवेलिक रडार सेंसर्स परसेप्शन सॉल्यूशंस की मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी है और इस अधिग्रहण के जरिए सोना बीएलडब्ल्यू की ऑटोनोमस और कनेक्टेड व्हीकल टेक्नोलॉजीज में विस्तार करने की योजना है। 10 जनवरी को सोना बीएलडब्ल्यू का शेयर 6% से ज्यादा की मजबूती के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, लैंको अमरकंटक पावर के ज्यादातर लेंडर्स ने पीएफसी-आरईसी के कंसोर्टियम के ऑफर के हक में वोटिंग की है। पीएफसी-आरईसी की टीम के हक में रकम के 95% के बराबर लेंडर्स ने वोटिंग की है, जबकि अदानी पावर की बोली को 17% लेंडर्स ने सपोर्ट किया है। सोमवार 9 जनवरी को हुई वोटिंग में तीसरे बिडर आरआईएल के हक में किसी भी लेंडर ने वोटिंग नहीं की। पीएफसी-आरईसी की टीम के पास लैंको अमरकंटक पावर के कर्ज का 42% हिस्सा है और इस टीम ने 3020 करोड़ रुपए की अपफ्रंट पेमेंट की पेशकश की है, जिससे लेंडर्स की 21% रकम की रिकवरी होगी। हालांकि इस मामले में माइनॉरिटी सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने प्राप्त होने वाली रकम के अनुचित वितरण पर एनसीएलटी में शिकायत दर्ज की है, जिस पर 18 जनवरी को सुनवाई होगी। 11 जनवरी को आरईसी का शेयर करीब 1% और पीएफसी का शेयर करीब 1.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। छठी खबर का रुख कर लेते हैं। मार्केट कैप के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी आरआईएल की टेलीकॉम सब्सिडरी जियो को टीडीसैट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल डीओटी यानी टेलीकॉम विभाग ने जियो से 2016 से 2021 के दौरान एसयूसी यानी स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस के लिए 1300 करोड़ रुपए की मांग की थी और टीडीसैट ने डॉट के इस फैसले पर रोक लगा दी है। जियो ने डीओटी के एसयूयू की गणना के तरीके को लेकर टीडीसैट में अपील की थी, खासकर ऐसे मामलों में जहां टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर का किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ स्पेक्ट्रम शेयरिंग करार हो। 11 जनवरी को आरआईएल का शेयर करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ था। सातवीं खबर, देश के तीसरे सबसे बड़े निजी बैंक एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में अतिरिक्त 7% हिस्सेदारी खरीदने के लिए मैक्स फाइनेंशियल के साथ रिवाइज्ड यानी संशोधित करार किया है। यह हिस्सेदारी डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड के आधार पर
फेयर मार्केट वैल्यू यानी सही दाम पर खरीदी जाएगी। करार में संशोधन अक्टूबर 2022 में इंश्योरेंस रेगुलेटर इरडाई की गाइडलाइंस के तहत किया गया है। आपको बता दें कि 2021 में एक्सिस बैंक की 2 सब्सिडरी कंपनियों एक्सिस सिक्योरिटीज और एक्सिस कैपिटल ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए मैक्स फाइनेंशियल के साथ करार किया था। इसके बाद ये दोनों कंपनियां मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में करीब 13% हिस्सेदारी खरीद चुकी हैं। 12 जनवरी को एक्सिस बैंक और मैक्स फाइनेंशियल के शेयर 1 से 2% की गिरावट के साथ बंद हुए थे। 8वीं खबर, अदानी ग्रुप और आर पावर के कंसोर्टियम की सरकारी पावर ट्रेडिंग कंपनी पीटीसी इंडिया में सरकार का हिस्सा खरीदने पर नजर है। केंद्र सरकार पीटीसी इंडिया में अपनी प्रमोटर हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रही है क्योंकि सरकार के पास कंट्रोलिंग यानी बड़ी हिस्सेदारी नहीं है। आपको बता दें कि 4 सरकारी पावर कंपनियों एनटीपीसी, एनएचपीसी, पीएफसी और पावर ग्रिड के पास पीटीसी इंडिया में 4.05% हिस्सेदारी है। इसके अलावा एलआईसी के पास 5.96% और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन यानी डीवीसी के पास 3.38% हिस्सा है। पर ये दोनों अपना हिस्सा बेचेंगे या नहीं, इस पर क्लैरिटी नहीं आई है। विदेशी निवेशकों के पास यानी एफपीआईज के पास इस कंपनी का 31.67% हिस्सा है। 12 जनवरी को पीटीसी इंडिया का शेयर करीब आधा फीसदी गिरा था। वह पिछले 5 दिन में करीब 12% उछला है और 12 जनवरी को रिलायंस पावर का शेयर 2% से ज्यादा गिरा था। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है ऑन द रडार के जरिए। और पहली खबर का रुख कर लेते हैं। पहली खबर, दिल्ली की कोर्ट ने अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। ये मामला झारखंड के जरिया कोल ब्लॉक की बोली से जुड़ा हुआ है जो कि 2012 में लगाई गई थी। कोर्ट का कहना है कि टेक्निकल कमेटी की ओर से इस कंपनी के खिलाफ एडवर्स ऑब्जर्वेशंस के बावजूद इसे बोली लगाने की इजाजत कैसे दी गई है। यही नहीं, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में एएमआर इंडिया और लैंको इन्फोटेक नाम की 2 कंपनियों के खिलाफ भी जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि झरिया कोल ब्लॉक लैंको इन्फोटेक को अवार्ड किया गया था। 9 जनवरी को अदानी एंटरप्राइज का शेयर 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, दुनिया की सबसे बड़ी इंटरनेट कंपनी गूगल ने एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने का फैसला लिया है। दरअसल 20 अक्टूबर 2022 को सीसीआई ने कथित प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार के चलते गूगल पर 1338 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। 20 दिसंबर 2022 को गूगल ने इसके खिलाफ एनसीएलटी में अर्जी दाखिल की थी। पर 4 जनवरी 2023 को एनसीएलटी ने सीसीआई के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और गूगल को 3 हफ्ते में जुर्माने की 10% राशि जमा करने के लिए कहा था। एनसीएलटी से राहत न मिलने के बाद 7 जनवरी 2023 को गूगल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर 16 जनवरी को सुनवाई होगी। ये सुनवाई इसलिए अहम है क्योंकि सीसीआई के ऑर्डर के मुताबिक 19 जनवरी तक गूगल को भारत में अपने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म की मार्केटिंग के तरीके में बदलाव करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में गूगल ने कहा कि सीसीआई के फैसले से एक तो एंड्रॉयड इकोसिस्टम की ग्रोथ रुक सकती है और दूसरा इस फैसले से एंड्रॉयड यूजर्स की प्राइवेसी यानी निजता खतरे में पड़ सकती है। इसके अलावा 936 करोड़ रुपए के एक और जुर्माने के मामले में भी एनसीएलटी ने गूगल को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। तीसरी खबर का रुख करते हैं। दिवालिया कानून के तहत जारी रिलायंस कैपिटल की कर्ज रेजोल्यूशन प्रक्रिया में हर दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। ई ऑक्शन के पहले राउंड में सबसे ऊंची बोली लगाने वाले टॉरेंट ग्रुप ने इस हफ्ते की शुरुआत में अपनी बोली को आकर्षक बनाने के लिए 8,640 करोड़ रुपए की पूरी रकम को अपफ्रंट यानी एक साथ देने की पेशकश की है। ई ऑक्शन राउंड में टॉरेंट ग्रुप ने 3,750 करोड़ रुपए का अपफ्रंट कैश और बची रकम किस्तों में चुकाने का ऑफर दिया था। इसके अलावा रिलायंस कैपिटल के लेंडर्स ने वैल्यू मैक्सिमाइजेशन यानी ज्यादा से ज्यादा रिकवरी की मंशा से ई ऑक्शन का दूसरा राउंड करवाने पर वोटिंग की और ज्यादातर कर्जदाताओं ने 19 जनवरी को दूसरा राउंड करवाने के हक में वोटिंग की है। इस ई ऑक्शन राउंड के लिए 9,500 करोड़ रुपए का रिजर्व प्राइस और करीब 8,000 करोड़ रुपए की अपफ्रंट कैश पेमेंट की शर्त लगाई गई है। 9 और 10 जनवरी को रिलायंस कैपिटल का शेयर 5% के ऊपरी सर्किट पर बंद हुआ था। चौथी खबर, जेपी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी जयप्रकाश एसोसिएट्स ने 4,059 करोड़ रुपए के लोन रीपेमेंट पर डिफॉल्ट कर दिया है। 31 दिसंबर 2022 को इस कंपनी ने 1713 करोड़ रुपए के मूल और 2346 करोड़ रुपए के ब्याज भुगतान पर डिफॉल्ट कर दिया है। डिफॉल्ट हुए लोन्स में वर्किंग कैपिटल, टर्म लोन यानी लंबी अवधि के लोन और एफसीसीबीज या फॉरेन करेंसी कन्वर्टिबल बॉन्ड्स शामिल हैं। आपको बता दें कि सितंबर 2018 में आईसीआईसीआई बैंक ने इस कंपनी के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की अर्जी दी थी, पर एनसीएलटी की इलाहाबाद बेंच के सामने अभी भी ये मामला बकाया है। सितंबर 2022 में 6,863
93 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के चलते एसबीआई ने भी इस कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी का रुख किया था। पिछले महीने हमने आपको बताया था कि जेपी एसोसिएट्स ने 5,666 करोड़ रुपए की एंटरप्राइज वैल्यू में अपनी बची हुई सीमेंट संपत्तियों को दालमिया भारत लिमिटेड को बेच दिया है। 9 जनवरी को जयप्रकाश एसोसिएट्स का शेयर करीब 4.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, कर्ज में बुरी तरह फंसी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने बैंकों से 7,000 करोड़ रुपए के इमरजेंसी लोन के लिए संपर्क किया है। रिपोर्ट्स की माने तो बैंकों की तरफ से अभी तक वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। दरअसल बैंक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि या तो प्रमोटर कंपनी में पूंजी निवेश करें या सरकार अपने कर्ज को इक्विटी हिस्सेदारी में तब्दील कर ले। बैंकों का कहना है कि प्रमोटर ने 25,000 करोड़ रुपए जुटाने की बात कही थी, पर अभी तक 4,900 करोड़ रुपए का ही पूंजी निवेश किया है और इस रकम का बड़ा हिस्सा टावर कंपनी इंडस टावर्स का बकाया चुकाने में चला गया था। 2.3 लाख करोड़ के कर्ज वाली इस कंपनी ने सरकार को अपनी 16,000 करोड़ रुपए की ब्याज देनदारी को इक्विटी हिस्से में तब्दील करने के विकल्प को चुना था, जिससे सरकार को 33% हिस्सा मिलेगा इस कंपनी में और प्रमोटर्स का हिस्सा करीब 75% से घटकर 50% हो जाएगा। 9 जनवरी को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। छठी खबर, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी आईएलएफएस ने कैनरा बैंक के नेतृत्व वाले लेंडर्स को 1300 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। आपको बता दें कि यह कंपनी की ओर से दूसरा भुगतान है और यह भुगतान रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव साउथ यानी RMGSL के लिए गए कर्ज के चलते किया गया है। कुल 1500 करोड़ रुपए के बकाये के मुकाबले लेंडर्स को 1300 करोड़ रुपए मिले हैं, यानी कि लेंडर्स की 87% की रिकवरी हो चुकी है। इस तरह 2 चरणों में आईएलएफएस ने इन 5 लेंडर्स को 1900 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है, जो कि रैपिड मेट्रो रेल गुड़गांव यानी RMGL और RMGSL के लेंडर्स के 80% से ज्यादा रिकवरी के बराबर है। 9 जनवरी को कैनरा बैंक का शेयर 2% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 7वीं खबर का रुख करते हैं। कोलकाता की कमर्शियल इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ट्रैक्टर्स इंडिया यानी TIL के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया ने दिवालिया प्रक्रिया शुरू करने की कार्रवाई आरंभ कर दी है। बैंक ऑफ इंडिया समेत 5 बैंकों का इस कंपनी पर कुल 600 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। बैंक इसलिए पहले उठाए गए कदमों से अपने पैसों की रिकवरी नहीं कर पाए, इसलिए ये कदम उठाना पड़ा। हालांकि TIL के प्रमोटर ने लोन भुगतान के लिए 10 साल की मियाद के साथ रीस्ट्रक्चरिंग का प्रस्ताव रखा था, पर बैंक इसके हक में नहीं थे। आपको बता दें कि NCLT में दिवालिया मामले के रेजोल्यूशन में हो रही देरी के मद्देनजर बैंक कोर्ट के बाहर खरीदार ढूंढने के लिए भी तैयार हैं और एक मुश्त सेटलमेंट के जरिए खाता बंद करने को तैयार हैं। 9 जनवरी को बैंक ऑफ इंडिया का शेयर करीब 2% की मजबूती के साथ और TIL का शेयर 5% के निचले सर्किट पर बंद हुआ था। 8वीं खबर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने अदानी समूह की रियल्टी कंपनी अदानी गुड होम्स की रेडियस एस्टेट्स के लिए इकलौती बोली को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी इसलिए अहम है क्योंकि ICICI प्रूव वेंचर कैपिटल फंड और बीकॉन ट्रस्टीशिप जैसे कुछ क्रेडिटर्स ने धोखाधड़ी का हवाला देते हुए अदानी समूह की बोली का विरोध किया था। इन क्रेडिटर्स ने दिवालिया प्रक्रिया को रद्द करने और दोबारा शुरू करने की मांग की थी, क्योंकि इन दोनों संस्थाओं के मुताबिक रेडियस एस्टेट्स के रेजोल्यूशन प्रोफेशनल यानी RP ने HDFC लिमिटेड के साथ मिलकर अदानी गुड होम्स का पक्ष लिया, जिससे केवल एक ही बोली आ पाई है। इन दोनों संस्थाओं की शिकायत पर NCLT में क्रेडिटर्स की 1700 करोड़ रुपए की कुल देनदारी के मुकाबले अदानी गुड होम्स ने 76 करोड़ रुपए के भुगतान की ही पेशकश की है। 10 जनवरी को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर 5.5% और रेडियस के पूर्व पार्टनर DB रियल्टी का शेयर करीब 1.5% की गिरावट के साथ बंद हुआ था। 9वीं खबर, CBI की ओर से वीडियोकॉन लोन घोटाला मामले में दाखिल केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने ICICI बैंक की पूर्व MD चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी है। बॉम्बे हाईकोर्ट के मुताबिक चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की गिरफ्तारी गैर कानूनी थी। चंदा कोचर और उनके पति को वीडियोकॉन ग्रुप के फाउंडर वेणुगोपाल धूत समेत CBI ने पिछले महीने गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी जानकारी हमने आपको एपिसोड नंबर 54 में दी थी। 23 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद 27 दिसंबर को चंदा कोचर और उनके पति ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया था। चंदा कोचर के ऊपर वीडियोकॉन ग्रुप की 6 कंपनियों को ICICI बैंक में अपने कार्यकाल के दौरान धोखाधड़ी से लोन देने की जांच कर रही है CBI। आपको बता दें कि धूत ने दीपक कोचर के साथ मिलकर न्यू पावर रिन्यूएबल्स नाम की एक कंपनी शुरू की थी। चलिए, तो ये थी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप स्पेस की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर की ओर चलते हैं। स्टार्टअप इंडस्ट्री की फंडिंग दिक्कतों के विपरीत ड्रोन स्टार्टअप्स के लिए साल 2022 बेहद शानदार रहा है। 2022 में ड्रोन स्टार्टअप्स को कुल $3.91 करोड़ की फंडिंग मिली है, जो कि 2021 में $2.25 करोड़ की तुलना में करीब 2.25 गुना ज्यादा है। हालांकि 2021 में भी फंडिंग में 90% की ग्रोथ हुई थी, पर यह $92 लाख के छोटे बेस पर थी। 2022 में सरकार की अनुकूल नीतियों,
बढ़ते इस्तेमाल के मामलों और सेक्टर से पहली पब्लिक लिस्टिंग से फायदा मिला है। हालांकि इस दौरान कुल फंडिंग राउंड्स की संख्या सपाट रही है, क्योंकि अभी भी देश में ड्रोन को अपनाने की दर कम है। इसकी तुलना में ग्लोबल फंडिंग की बात करें तो इस सेक्टर को 2022 में कुल 3 अरब डॉलर की फंडिंग मिली है, जो कि 2021 में 2.8 अरब डॉलर के मुकाबले 7.1% ज्यादा है। पर पिछले साल यानी 2021 में कुल फंडिंग 2020 में 1.1 अरब डॉलर की तुलना में करीब 2.5 गुना ज्यादा रही थी। दूसरी खबर, दुनिया के सबसे वैल्यूएबल एडटेक स्टार्टअप बायजूस को लेकर इस हफ्ते 2 खबरें आई हैं। पहला ये कि बायजूस के शुरुआती निवेशक इस स्टार्टअप में आंशिक या पूरा हिस्सा बेचने की तैयारी कर रहे हैं। इन निवेशकों में लाइटस्पीड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स और मार्क जकरबर्ग की वाइफ चैन जकरबर्ग समेत कई सारे नाम शामिल हैं जो मुनाफा वसूली करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि यह सौदा पिछले राउंड के वैल्यूएशन से 25 से 30% के डिस्काउंट पर हो सकता है। हालांकि बायजूस की एक अधिकारी ने इस खबर का खंडन करते हुए कहा कि अगर कोई भी निवेशक अपना हिस्सा बेचता है तो करार के तहत सीईओ बायजू रविंद्रन के पास किसी और खरीदार से पहले इनके हिस्से को खरीदने का अधिकार है। इसके अलावा दूसरी खबर यह थी कि बायजूस ने 1.2 अरब डॉलर के लोन की रीस्ट्रक्चरिंग के लिए अपने लेंडर्स यानी कर्जदाताओं से थोड़े और समय की मांग की है। एपिसोड नंबर 52 में हमने आपको बताया था कि क्रेडिटर्स ने इस लोन के एक हिस्से को तुरंत प्रभाव से चुकाने के लिए कहा है। दरअसल बायजूस ने सितंबर तक वित्त वर्ष 2022 के नतीजे घोषित करने की डेडलाइन समेत लोन की कई शर्तों का उल्लंघन किया है। क्रेडिटर्स के पास फॉरबियरेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर के लिए अगले मंगलवार तक का समय है, जिससे बायजूस को लोन की शर्तों पर नेगोशिएट करने के लिए 10 फरवरी तक का समय मिल जाएगा। तीसरी खबर, स्वैपेबल बैटरी वाला देश का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने वाला बेंगलुरु का स्टार्टअप बाउंस अपने करीब 300 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाला है। निकाले गए कर्मचारी कंपनी के कुल स्टाफ का करीब 90% हिस्सा है। इस छंटनी के बाद कर्मचारियों की कुल संख्या घटकर 50 से 70 तक आ गई है, यानी कि फाउंडर्स के अलावा सिर्फ अकाउंट्स, सेल्स और सर्वे विभाग के सीनियर मैनेजमेंट को ही टीम में रखा गया है। निकाले गए कर्मचारियों में से 200 कॉन्ट्रैक्ट आधार पर थे और 100 फुल टाइम थे। पिछले 2 साल में यह चौथा मौका है जब स्टार्टअप ने बड़े पैमाने पर अपने कर्मचारियों की छंटनी की है। माना जा रहा था कि यह स्टार्टअप वित्तीय संकट में है, पर छंटनी की घोषणा तब हुई है जब यह कंपनी $70 लाख की ब्रिज फंडिंग जुटाने के बेहद करीब है। चौथी खबर, 2022 में 18,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नौकरी से निकालने के बाद 2023 की शुरुआत में भी स्टार्टअप्स में छंटनी का दौर जारी है। पिछले साल कुल छंटनी में 45% हिस्से वाले एडटेक सेक्टर की दिक्कतें 2023 में भी जारी हैं। एडटेक यूनिकॉर्न लीड ने अपनी प्रोडक्ट और टेक टीम से 60 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बीते करीब 6 महीने में स्टार्टअप में छंटनी का ये दूसरा मामला है। अगस्त 2022 में लीड ने करीब 90 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया था। हालांकि लीड ने इस हफ्ते कर्ज के जरिए 160 करोड़ रुपए की रकम भी जुटाई है। इसी तरह एक और एडटेक यूनिकॉर्न अनअकैडमी भी अपने अपस्किलिंग प्लेटफॉर्म रीलेवल से 40 लोगों को निकालने जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि रीलेवल अब एजुकेशन बिजनेस से फोकस बदलकर टेस्ट प्रोडक्ट्स पर पूरा ध्यान देगा। पांचवी खबर, टाटा ग्रुप की डिजिटल बिजनेस यूनिट टाटा डिजिटल को वित्त वर्ष 2022 में 3052 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, जो कि पिछले वित्त वर्ष के 537 करोड़ रुपए की तुलना में करीब 6 गुना ज्यादा है। आंकड़े बताते हैं कि इस दौरान टाटा डिजिटल की आय 5315 करोड़ रुपए से 3 गुना बढ़कर 15,979 करोड़ रुपए रही है। पर वित्त वर्ष 2021 में 6,069 करोड़ रुपए की तुलना में कुल खर्च 3.25 गुना बढ़कर 19,316 करोड़ रुपए होने से इस स्टार्टअप को घाटा का सामना करना पड़ा है। छठी खबर, नए जमाने की लॉजिस्टिक्स कंपनी डिलीवरी की स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी ने 1,70,000 शेयरों के अलॉटमेंट को मंजूरी दे दी है। ये शेयर कंपनी के कर्मचारियों को 2012 और 2020 के एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान यानी ईसोप के तहत जारी किए गए एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस को एक्सरसाइज करने या भुनाने के चलते अलॉट किए जा रहे हैं। कंपनी का अनुमान है कि अगले 5 सालों में ईसोप पर 566 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें से इस साल का खर्च 282 करोड़ रुपए है। सितंबर 2022 के अंत तक कंपनी के 3.46 करोड़ ईसॉप बकाया हैं, जिसमें से 3.02 करोड़ ईसॉप अभी तक नहीं भुनाए गए हैं। 9 जनवरी को डिलीवरी का शेयर 0.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। सातवीं खबर, अपग्रेड के सीईओ अर्जुन मोहन ने 15 जनवरी से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। रॉनी स्क्रूवाला के नेतृत्व वाले स्टार्टअप में अर्जुन मोहन ने अप्रैल 2020 में यानी करीब 3 साल पहले सीईओ का पदभार संभाला था। इससे पहले मोहन एडटेक जायंट बायजूस के साथ चीफ बिजनेस ऑफिसर के तौर पर कार्यरत थे। गौरतलब है कि उनका इस्तीफा उस समय आया है जब एडटेक सेक्टर की कंपनियों को फंडिंग जुटाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और कर्मचारियों की छंटनी का सिलसिला
बढ़ रहा है और अपग्रेड खुद अपने मार्केटिंग खर्च कम कर मुनाफे में आने पर काफी ज्यादा जोर दे रहा है। 8वीं खबर, एनकैश, हिताची पेमेंट और भारत पे नाम के 3 फिनटेक स्टार्टअप्स को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स की तरह काम करने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। भारत पे के अंतरिम सीईओ के मुताबिक इस मंजूरी से हमें अपनी क्षमता विस्तार योजना पूरी करने और लाखों मर्चेंट तक पहुंच बढ़ाने के साथ साथ डिजिटल पेमेंट एक्सेप्टेंस सॉल्यूशन मुहैया कराने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि पेमेंट एग्रीगेटर्स ई कॉमर्स साइट्स और मर्चेंट्स को कई तरह के पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अपने ग्राहकों से पेमेंट्स लेने की सुविधा मुहैया करवाते हैं। 9वीं खबर, कोटक सिक्योरिटीज ने बेंगलुरु के फिनटेक स्टार्टअप बैंक साथी के प्री सीरीज ए फंडिंग राउंड का नेतृत्व करते हुए 5 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इस फंडिंग राउंड में लेट्स वेंचर, वी फाउंड सर्कल, हेम सिक्योरिटीज और इन्फ्लेक्शन पॉइंट वेंचर्स ने क्रेड के समर्थन वाले स्टार्टअप में मिलकर $40 लाख का निवेश किया है। आपको बता दें कि बैंक साथी एडवाइजर्स के नेतृत्व वाले डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म के जरिए फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सॉल्यूशन मुहैया करवाता है। इस स्टार्टअप की सेवाएं 5 भाषाओं में उपलब्ध हैं और इसका 7 लाख से ज्यादा एजेंट्स को सेवाएं मुहैया करवाने का दावा है। 10वीं खबर, देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा ने वित्त वर्ष 2022 में 2094 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया है, वो भी तब जब ज्यादातर घरेलू स्टार्टअप्स को मुनाफे में आने के लिए काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वित्त वर्ष 2022 में ज़ीरोधा का मुनाफा पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 87% ज्यादा रहा है। इस दौरान इस स्टार्टअप की आय 82% बढ़कर 4,964 करोड़ रुपए रही है। इस दौरान कंपनी का कुल खर्च 1,260 करोड़ रुपए से 72% बढ़कर 2,164 करोड़ रुपए पर रहा है। बेंगलुरु का ये यूनिकॉर्न स्टार्टअप शेयर ब्रोकिंग, फाइनेंशियल और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सेवाएं मुहैया करवाता है, जिसकी नितिन और निखिल कामत ने 2010 में स्थापना की थी। इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, क्योंकि बीते कारोबारी हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा अपडेट हमने आपके सामने रख दिया है। उम्मीद है आपको कंपनीनामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा और ये सारी खबरें आपके काम की होंगी। ऐसी ही आपके काम की और भी ढेर सारी खबरें जानने के लिए मनी9 के मोबाइल ऐप को अभी डाउनलोड कर लीजिए। आपको हमारा आज का शो कैसा लगा, अपना फीडबैक, अपनी राय और अपनी सलाह हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि इससे हमें प्रेरणा के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते नई खबरों के साथ, लेकिन चलते चलते इस हफ्ते जारी हुए कुछ बड़ी कंपनियों के तिमाही नतीजों पर नजर डाल लीजिए।